सभी भाइयों को नमस्कार, राम राम, जय सिया राम। मैं आपका अपना संजय कोचर न्यूज़ 24 भारत में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो भाइयों, अभी मैं एक अपने राहुल गांधी जी की वीडियो देख रहा था। तो मुझे बहुत हंसी आई उनकी अपने वीडियो देख कर या उनका भाषण देख कर। क्या यार, उस बंदे के भाषण मुझे समझ नहीं आया, लिखता कौन है कौन नहीं, पर जो भी लिखता है बहुत बढ़िया उसको राय देता है। कभी अभी अभी अपनी बात करते हैं राहुल गांधी जी की, तो उनको वो मेरे ख्याल से मुद्दाहीन हो चुके हैं। उनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं। कभी अडानी का ढोल ले आएंगे, तो कभी अंबानी का ढोल ले आएंगे। उनके पास मुद्दा तो कोई है नहीं। अडानी अंबानी इस ढोल में वो पिस रहे हैं। तो अभी मैं उसके कुर्ते के अगर धागे खींचने लग गया ना, तो पता लग जाएगा उसकी बनियान फटी हुई है भ्रष्टाचार से, घोटालों से। तो भाई, अब मैं एक धागा खींचूं क्या पहले तेरे कुर्ते का? तो भाई राहुल गांधी, अगर तेरे को अडानी अंबानी से इतनी ही दिक्कत है, इतनी चिढ़ है, तो भाई छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में तुमने अडानी अंबानी से जो डील की है, जो गहलोत जी ने उनको राजस्थान के अंदर अभी उनसे डील करवाई है, तो भाई वो डील तुम पहले राजस्थान में कैंसिल करवाओ, छत्तीसगढ़ में कैंसिल करवाओ, कर्नाटक में तुम्हारी सरकार बनी है वहां से कैंसिल करवाओ। भाई अगर तुम्हें इतनी दिक्कत है अडानी से अंबानी से, तो भाई तुम राजस्थान वाली डील पहले कैंसिल करो। फिर अपन तेरे अब देख कुर्ते का धागा खींचेगा, फिर तू बोलेगा कि मेरे कुर्ते का धागा खींच दिया। तो भाई धागा खींचेगा तो फिर पूरा मैं तेरी बनियान दिखाएगा कि कितनी तेरी बनियान भ्रष्टाचार में, घोटालों में, परिवारवाद में और जातिवाद में। देख ले फिर कितनी फटी हुई है, कितनी मैली है, और मैली कितनी सोच है, ये भी दिखाई जाएगी। तो भाई बात करनी है, तब तुम बात कर रहे थे आरक्षण की, महिला आरक्षण की। तो देश के प्रधानमंत्री ने 75 साल बाद बहुत ही ऐतिहासिक फैसला लिया है महिला आरक्षण का। तो भाई आरक्षण भी का भी एक तरीका होता है करने का। अभी तुम कह रहे हो जी 2024 में कर दो जी, ऐसे कर दो जी, तो भाई वो तो 2024 में कर देंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं है। तुम ही सुप्रीम कोर्ट में जाकर छाती पीटोगे भी, हम ऐसे कर दिया जी, हमारी सीट थी जी, तो ऐसे कर दिया, हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है जी, एकदम से सीट हम तैयारी कर रहे थे, हमारी सीट उनको दे दीजिए, इसको दे दीजिए। तो भाई इतना ही तुम्हारा दरिया दिल है अगर तुम महिलाओं की सोचते हो। तो भाई तुम्हारी जो अमेठी की सीट है उसमें SC ST ज़्यादा है। SC तो तुम्हारी सीट SC के लिए रिजर्व कर दो। जो अमेठी वाली है, जो एक रायबरेली वाली सीट है तुम्हारी माता जी की, रायबरेली की, तो उसमें OBC ज़्यादा है, वो सीट OBC के लिए रिजर्व कर दो। तो शुरुआत तो तुम घर से ही कर लो ना, अगर तुम्हें इतना है महिलाओं का। और तुम जनता को बेवकूफ़ बना रहे हो। जनता को भी पता है भी, जब तक परिसीमन नहीं होता 2026 से पहले परिसीमन होगा नहीं। परिसीमन के बाद ही सीटें निकलेंगी ना महिलाओं को कितनी है, या जनगणना होगी। अभी जनगणना हुई नहीं कोविड करके, तो कोविड करके जनगणना में कितनी महिलाएं हैं। अभी तुम बात कर रहे हो जी इसको दे दो जी, उसको दे दो जी, इस ये रिजर्व कर दो, तो बाद में तुम ही फिर कहोगे। तो जनगणना के हिसाब से देखा जाएगा कितनी कहाँ सीटें हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने OBC हैं, कितने दलित हैं, कितनी माइनॉरिटी है, कितने SC, कितने ST, कितने जनरल। तो उसी हिसाब से सीटें आरक्षित होंगी। अब तुम भी बेवकूफ़ों वाली बात करते हो। अब एक सीट के अंदर मान लो कोई कैंडिडेट 5 साल से तैयारी कर रहा है, कोई भी कैंडिडेट है, दूसरे नंबर वाला है, या जो जीता है पहले नंबर वाला, उसने अपने अपनी कंस्टिट्यूटी में, अपनी जो लोकसभा है उसमें उसने 5 साल काम किया है, वो अपने काम का ब्यौरा दे रहा है। या जो वो अपना काम गिना रहा है, 4.5 साल से तैयारी कर रहा है। या जो 2 नंबर वाला, 3 नंबर वाला 4.5 साल से तैयारी कर रहा है। अब एकदम अगर उसकी सीट उसको नहीं मिलती, चलो महिला को भी दे देते हैं, तो उस चीज की क्या गारंटी है कि सीट महिला में किसी जरूरतमंद को मिलेगी जिसको जरूरत है। यानी कि ये तो नहीं है भी, मान लो अगर अखिलेश जी की सीट है, अगर उनको नहीं मिलती, महिला आ गई, तो वो अपनी वाइफ को लड़ा देंगे। अगर मायावती जी की सीट अगर चेंज हो जाती है, तो वो अपने भतीजे को लड़ा देंगी। अगर ममता जी की सीट चेंज होगी, तो वो अपने भतीजे को लड़ा देंगी। उद्धव जी की अगर सीट महिला आ गई, तो वो तो अपनी अपनी बहू को, या अपनी बेटी को, या अपनी पत्नी को लड़ा देंगे। या नहीं तो अगर SC ST को OBC अदर आती है, तो वो अपने किसी खास को दे देंगे। या जो कोई चंदा ज्यादा देगा, ये अपने को जानकार को दे देंगे। तो उस चीज में, जिस चीज को महिला आरक्षण का फायदा तो नहीं मिला ना जिसको मिलना चाहिए। तो ये चीजें सब देखकर तुम महिला सशक्तिकरण की बात करते हो। चलो एक छोटा सा उदाहरण, मैं एक छोटी सी बात पूछता हूँ। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी, महिला थी, उन्होंने कितनी महिलाओं को सशक्त किया, आप ये बताइए मुझे। प्रतिभा पाटिल जी,
राष्ट्रपति थी पहले, उससे बड़ा तो कोई पद नहीं होता ना, राष्ट्रपति से बड़ा कोई पद नहीं होता। उन्होंने कितनी महिलाओं को सशक्त किया बताओ आप। अच्छा, ममता बनर्जी के बाद पार्टी में 2 नंबर कौन है महिला, आप बताओ कौन है, बताओ। कोई नहीं है। क्यों? उन्होंने अपने के बाद किसी को आने नहीं दिया। अरे महिला की छोड़ो, उनके बाद 2 नंबर पता ही नहीं कौन है, क्यों उन्होंने किसी को खड़ा ही नहीं होने दिया। आप मायावती का बता दो, मायावती के बाद नंबर 2 कौन है, महिला कौन है? मायावती ने किस महिला को सशक्त किया है अपने साथ भी, मैं महिला हूं, मैं महिला को सशक्त करूं या अपने साथ खड़ा करूं, कंधे से कंधा मिलाकर, बताओ आप। ममता बनर्जी ने किस महिला को अपने साथ खड़ा किया, आप ये बताओ मुझे। आप इन बातों पर चर्चा कर रहे हो तो सबको पता है भी, अगर ये हो भी जाता है जल्दबाजी में तो सब खुद नहीं लड़ पाएंगे, तो अपनी बेटी को, बहू को, अपने बीवी को लड़वा देंगे सीट। तो इस चीजों से दूर रहकर राजनीति होनी चाहिए। तो भाई देश के प्रधानमंत्री को कोई दिक्कत नहीं है, वो तो कर देंगे, लेकिन वो एक सिस्टम के हिसाब से उनका ये है भी हर महिला को सम्मान मिले, हक मिले बराबर, जिसको जरूरत है। अब ये थोड़ी है भी अगर ओवैसी नहीं लड़ रहा तो उसकी घरवाली को लड़ा दिया जी, और अगर केजरीवाल नहीं लड़ रहा उसकी घरवाली को लड़ा दिया। तो ये है ना, अगर उसकी सीट पर अगर कोई अगर एससी या ओबीसी या कोई अदर कास्ट का है या कोई जनरल का है, तो उसको अगर जिसको जरूरत है उसी को मिले ना। ये तो नहीं है कि एक सांसद अगर है तो उसकी पत्नी ही सांसद बने। तो देश के प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि एक कॉमन इंसान मेरे जैसा, तो अगर अगर संजय की अगर श्रद्धा है, संजय अगर पार्टी के लिए काम कर रहा है तो संजय को मौका मिलना चाहिए। अगर राम काम कर रहा है, राम को मौका मिलना चाहिए। अगर एक देश का कार्यकर्ता पार्टी के प्रति निष्ठावान है, अगर वो मेहनती है, अगर उसने मेहनत की है, अगर वो उसके काबिल है, अगर उसको मौका मिलता है, वो उस चीज पर फोकस कर रहे हैं भी उस व्यक्ति को, ईमानदार को, निष्ठावान को, मेहनती को मौका मिलना चाहिए। ना कि ये नहीं है उसको नहीं मिली तो उसको दे दी। तो भाई ये जो 75 सालों से जो रायता फैला हुआ है भ्रष्टाचार का, जातिवाद का, घोटालों का, अब जातिवाद का तुमने 75 सालों से चला रखा है जी, इसको नहीं देना जी, उसको देना है, एससी को देना है, ओबीसी को देना है। अब तुम ओबीसी ओबीसी की राजनीति खेल रहे हो। पहले तुम एससी एसटी की, माइनॉरिटी की खेल रहे थे, अब वहां तुम्हारी दाल गली नहीं, अब तुम ओबीसी कर रहे हो। तो भाई जिसको हम कहते हैं जो जिस सीट के काबिल है उसको मौका मिलना चाहिए और उसी को टिकट मिलनी चाहिए। अधीर चंदन चौधरी जी कह रहे थे जी एक देश एक चुनाव हो नहीं सकता जी, तो होने को भाई सब हो सकता है, उसमें भी टाइम लगता है। ये जो अभी रायता फैला है, हम बता रहा हूँ 75 सालों से, उसमें भी टाइम लगता है। ये नहीं है एकदम कहा हो गया, ये भी एक एक चीज को बारीकी से देखकर। अभी 2026 में परिसीमन होगा तो उसमें सीटें 800 कुछ हो जाएंगी, 800 को 850 के लगभग हो जाएंगी। तो उसमें अगर 300 महिलाओं को दे भी देते हैं, 320, तो सीटें तो जब इतनी अब है तो उतनी रहेगी 500, तो उसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब अगर 500 में से 250 तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं है, तुमने तो 45 में से क्या है अपने 90 सीटें बांटनी है। वो तो किसी को भी तुम जानकारों को, रिश्तेदारों को या तलबे चाटुकारों को, चमचों को दे दोगे, तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बड़ी पार्टी है, जो देश के लिए सोच रही है, देश के लिए काम कर रही है, उसको अपने कार्यकर्ता, निष्ठावान कार्यकर्ता की, या जो व्यक्ति काबिल है, जो जो काबिलियत रखता है, उसको उसको देनी पड़ेगी। ना कि ये थोड़ी है कोई चमचों को दे दी और चाटुकारिता वालों को दे दी, पत्तलकार मीडिया को दे दी, जिसको दे दी, ऐसे नहीं दी जाती। तो तुमने तो बयान देना है, तुम तो बयान भी रहो, तुम्हारा काम है बयान दिया बस चले गए। तुम उस बयान पर गंभीरता से कभी देखते नहीं, ना तुम कभी चर्चा करते गंभीरता से। तो भाई तुम तो बयान में रहो, तो चलो अभी मैं कह रहा था कुछ देर पहले, तो भाई शुरुआत तुम ही कर लो महिला सशक्तिकरण की। तो तुम अपनी सीट है किसी महिला के लिए रिजर्व कर दो, अपनी माता जी की, ज़्यादा नहीं तो अपनी बहन को ही दे दो, घर से ही शुरुआत कर लो, तो उसमें किसी का फायदा हो जाएगा। तो वही बात है अभी, अगर जो पहले तुम कह रहे हो तो तुम उस पर क्षेत्रीय पार्टी को लागू करना है ना, जो कि समाजवादी पार्टी है या ममता बनर्जी की टीएमसी है, बीएसपी है, या कोई भी अन्य पार्टियां हैं, या उद्धव ठाकरे वाली है, केजरीवाल वाली है। तो भाई तुम अगर दोगे तो भाजपा अपने आप देगी। अगर आज तुम 500 में से अगर 200 महिलाओं को सीट दोगे तो भाजपा तो 250 को देगी। फिर तुम शुरुआत अपने से ही कर लो ना, तुम कह रहे हो तो तुम उसकी शुरुआत करो। अब तुमने तो कोई ना कोई नया नाटक करना है, कभी तुमने कुली बन जाना है जी, है खाली सूटकेस उठाकर इधर उधर भागते रहोगे, फिर तुम कहते हो देश की जनता, देश के लोग मजाक उड़ाते हैं। तो भाई मजाक नहीं उड़ाएंगे, क्या उठाएंगे? कभी कभी तुम ट्रैक्टर पर सोफा लगा लेते हो,
कभी वो टायर वाली ट्राली उठा रहे हो। बताओ यार, ये कोई सांसद का काम है क्या? कभी तुम बयान देते हो कि संसद के अंदर जो अपने मेंबर हैं, लोकसभा सांसद हैं, उनको मूर्ति बना रखा है जी, जैसे मूर्ति बोलती ही नहीं। तो भाई तुम भगवान का भी अपमान कर रहे हो, तुम ये सनातन धर्म का अपमान कर रहे हो। भारत देश में आप जो देवी देवता का अपमान कर रहे हो, मूर्ति बोलती नहीं हो। भाई कहाँ रहते हो तुम? मूर्ति के अंदर भी प्राण प्रतिष्ठा होती है। सभी मंदिर में आप कहीं भी चले जाओ, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल, आप गुजरात वगैरह, केरल वगैरह, तमिलनाडु, इतने बड़े बड़े मंदिर हैं। सभी मंदिरों के अंदर जो भगवान जी की, देवी देवताओं की मूर्ति होती है, वो कोई मूर्ति ऐसे नहीं होती उनके अंदर कोई आप कह रहे हो प्राणी होते हैं। उनके अंदर प्राण प्रतिष्ठा होती है, सबकी भावना होती है, भावना जुड़ी होती है। अब तुम तो बयान दे के निकल गए जी, मूर्ति होती है जी, जैसे बोलती नहीं जी, हैं प्राण नहीं होते। तो भाई मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा होती है। बयान देने से पहले सोचा करो 100 बार की क्या देना। अब तुम तो बयान दे के निकल जाते हो, क्यों? तुम्हें तो सिर्फ बस कॉमेडी करनी है। अब फिर मैं अब अपन तेरे कुर्ते का धागा खोलेगा, फिर तो बोलेगा फिर मेरे कुर्ते का धागा खोल रहा है। तो भाई देख, आज बहुत दिनों बाद धक्के चढ़ा है तू मेरे, तो भाई तेरे कुर्ते के धागे तो आज खुलेंगे, खुलेंगे, जरूर खुलेंगे। भी तुम ही कह रहे हो 2024 में कर दो, वो तो कर देंगे 2024 में, पर तुम अपनी तरफ से तुमने 75 सालों में क्या किया? चलो 75 साल नहीं, 60 65 साल तुम अगर एक दो बिल भी लाते तो करते, अगर कोई अच्छा काम करते तो भाई करते, तो तुम भी आज होते सत्ता में। तुमने तो करना नहीं। अब मैंने देखा है, ज़्यादा नहीं, एक छोटी सी बात ले लो, एक अगर पार्षद की अगर टिकट भी चेंज हो जाती है ना, पार्षद वाली सीट अगर महिला की हो जाती है, तो उसमें भी अगर पार्षद अपनी बीवी को खड़ा कर देता है और उसकी बीवी को जिताकर फिर वो उसकी बीवी काम नहीं करती, वो बैठा होता है सोफे पर आराम से, हाँ जी, खंबे का वो ही हिसाब करता होता है सारा ठेकेदारी का। ठेकेदार कितना देगा जी? पार्क के कितने मिलेंगे, सड़क के कितने मिलेंगे, खंबे के कितने मिलेंगे, गलियों के कितने मिलेंगे, हाँ जी, कितना हिस्सा है जी, बल्ब का कितना है जी, बस वो तो जाता है। पत्नी जी जो पार्षद होती है, वो तो अपना किचन में काम कर रही होती है, जाते हैं जो उनके पति देव जी साइन कराए, चलो जी आगे। तो ये महिला शक्तिकरण ऐसे थोड़ी होगा। ये ऐसी थोड़ी है कि ये महिला जीत गई, वो घर में बैठी है, काम कर रही है, उसका पति आगे काम कर रहा है, ठेके दे रहा है, पैसे ले रहा है। तो ऐसे नहीं होगा ना। जो चुनाव लड़े, जो काबिल हो, जिसका हक है, जिसने मेहनत की है, अगर वो चुनाव लड़ रहा है तो वो काम कर पाए, आज़ादी से काम कर पाए। अभी पंचायत के अंदर देखा, महिलाएं जीती हैं, काम कर रही हैं। मैं को किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन एक बात बता रहा हूँ, आंखों देखी भी, एक अगर पार्षद भी अगर पत्नी को जिता देता है ना, तो वो भी पत्नी को काम नहीं करने देता, खुद काम करता है। मेरे कहने का मकसद ये है भी, एक पार्षद जैसा छोटा पद अगर ऐसा हो जाता है, तो इतने बड़े पद पर कितना भ्रष्टाचार, कितना घोटाला ऐसे कितना होता होगा। कहने का मकसद यही है मेरा वीडियो में भी। देश के प्रधानमंत्री की तो सोच यही है भी, एक रेडी वाला, खोपचे वाला, चाय वाला, या एक कोई भी मध्यम वर्ग है, दुकानदार है, छोटा दुकानदार है, अगर उसका हक है तो उसको टिकट मिले, अगर मेरा हक है तो मुझे मिले, जो काबिल है उसको मिले। ये थोड़ी है कि परिवारवाद में, जातिवाद में इसको मिल जाए। अब तुमने तो दुकान का नाम बदल लिया, पहले वाली दुकान फेल हो गई, पहले वाली कंपनी पहले वाली जो कंपनी थी वो भ्रष्टाचार में, घोटालों में, परिवारवाद में, जातिवाद में, जनता को पता लग गया अभी ये कंपनी तो घोटाले करती है, ये तो भ्रष्टाचारी है, ये तो परिवारवाद में लिप्त है, जातिवाद में लिप्त है। अब तुमने नई कंपनी खोल ली, नया नाम रख लिया, उसमें तुम्हारा एक काम है सनातन धर्म का अपमान करना, सनातन धर्म वालों को गाली देना, और सरकार को बुरा भला कहना, देश के पीएम के बारे में बुरा भला कहना। अगर जनता तुम्हारे पे पक्ष में ना बोले, जनता को भला बुरा कहना, यही तुम्हारा काम है। इसके अलावा कोई तुम्हारी राजनीति नहीं है। तुमने अभी कभी किसके साथ फोटो खिंचाते हो, कभी तुम सावन में मटन खाते हो, कभी तुम शिव भक्त बन जाते हो, है, कभी तुम कुली बन जाते हो, क्या तुम्हारा काम है? अभी तुम ये दानिश कुरैशी के साथ जाके बैठे हो भी, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। तो भाई जब दूसरे बोलते हैं तब अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं होती। जब नुपुर शर्मा का हुआ था, टाइगर राजा का के बारे में हुआ था, तब तुम तो नहीं बोले, तब अभिव्यक्ति की आज़ादी कहाँ गई थी? अभी तुम्हारे हरियाणा के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं, वो देश के प्रधानमंत्री के बारे में बोले हैं, अब तुम नहीं बोले। तो भाई एक देश के प्रधानमंत्री का पद होता है, पद की गरिमा होती है। आप किसी नेता को बोल लें, सांसद को बोल लें, कोई अध्यक्ष को बोल लें, चल जाता है, पर एक मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के पद की गरिमा होती है। उस व्यक्ति ने तो उस पद की गरिमा का तो इज्जत रखें, उसका मान सम्मान करें, उसको इज्जत दें। इज्जत दोगे तो इज्जत पाओगे, नहीं तो ऐसे ऐसे कोई ना कोई तुम्हारे कुर्ते के धागे खोलता रहेगा, तुम्हारे घोटाले भ्रष्टाचार करता रहेगा, तो भाई हम रुकने वाला नहीं है।
हम रोज तेरे कुर्ते के धागे खींचेगा, कुर्ते के धागे खींचते खींचते बताएगा कि तुम्हारी बनियान कितनी मैली है भ्रष्टाचार में, घोटालों में। ये एक एक जनता के, पूरे देश की 140 करोड़ जनता को बताएंगे कि तुमने क्या किया 75 सालों में, और अब तुम क्या करना चाहते हो, देश के लिए कितना खतरनाक है, देश की जनता के लिए, और देश के हित में नहीं है, देश के लिए कितना खतरनाक है, ये जनता को बताएंगे, जनता के बीच में लेकर जाएंगे। अगर तुम करोगे काम अच्छा तो उसकी सराहना होगी, अगर नहीं करोगे तो हम उसकी बुराई करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। तो भाइयों, ये वीडियो आपको कैसे लगी जरूर बताएं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, राम राम, जय श्री राम।